वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे। तो दोस्तों मैं चैनल पे करवा रही हूँ आपके सभी एग्जाम के लिए, जैसे आपका यूपी पीसीएस हुआ, एमपी हुआ, आर का री एग्जाम होगा या फिर आपका SSC का पेट हुआ, इन सभी के लिए MCQ। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं विज्ञान के 20 सवाल, जिसमें बताइएगा आउट ऑफ 20 आपने कितना स्कोर किया। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो उसको भी मेंशन कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि फिर पर्वतारोही ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ते समय अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाने का उचित कारण क्या है। ठीक है, पर्वतारोही जो ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ते समय अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं, उसी का कारण पूछा गया है। पहला तो घुटन से बचने के लिए और दूसरा ऊंचाई अधिक होने पर वायु विरल हो जाती है। तो इसमें कौन सा सही है? केवल पहला, केवल दूसरा, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर है दोनों। जब अधिक ऊंचाई पर जाएंगे वायु विरल होती जाएगी जिससे घुटन होगी, इसलिए अपने साथ वो ले जाते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा सही है? वायु गैसों का मिश्रण है, वायु सिर्फ एक पदार्थ है, वायु तरल गैसों का मिश्रण है। तो कौन सा सही है? केवल दूसरा तीसरा, पहला तीसरा, पहला दूसरा तीसरा या फिर सिर्फ पहला? तो देखिए इसका राइट आंसर है केवल पहला, कि वायु गैसों का मिश्रण है, वायु पदार्थ नहीं है, ना कि तरल गैसों का मिश्रण है। अगर बात करें इसके बारे में तो 18वीं सदी तक लोगों को लगता था कि वायु सिर्फ एक पदार्थ है। ठीक है, ये बहुत पहले की बात है। फिर बाद में प्रयोग ने साबित कर दिया कि ऐसा नहीं है, बल्कि वायु कई गैसों का मिश्रण है। तो इसलिए केवल पहला स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। फिर है 99% वायु के प्रमुख संघटक। ठीक है, 99% वायु के पहला दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प, दूसरा है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और जलवाष्प, और चौथा है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 99% के मुख्य संघटक कौन कौन से हैं? तो ये हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, 99% की बात की जाए तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, फिर इसके अलावा जो शेष 1% बचता है उसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जलवाष्प, धूल कण, ये सारी चीज़ें। तो कंफ्यूज नहीं करना है ऑप्शन सी और डी में। ठीक है, मान लीजिए पहला दूसरा तो आप गलत कर देंगे, लेकिन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तो होता है, लेकिन 99% ये होता है कि सिर्फ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, शेष 1% में और सारी चीज़ें आती हैं। आगे बढ़ते हैं। आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दिया गया है कि पौधे ऑक्सीजन का सेवन करते हैं और पौधे ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। इनमें कौन सा गलत है? केवल पहला, केवल दूसरा, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसमें देखिए गलत इनमें कोई नहीं है। पहले तो देखिए पौधे ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं, सबको पता है। सेवन की अगर बात करें तो पौधे प्रकाश संश्लेषण में जब अपना भोजन बनाते हैं तो ये साथ में ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं, लेकिन पौधे श्वसन के लिए ऑक्सीजन का सेवन भी करते हैं, लेकिन जितना सेवन करते हैं उसकी मात्रा बहुत ही कम होती है, बल्कि उत्पादन की मात्रा बहुत ही अधिक होती है अगर कंपेयर करें तो। ठीक है, अब अगला कथन देखते हैं। अगला सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? पहले तो दिया गया है विटामिन सी की कमी से दृष्टि की हानि हो सकती है, फिर है आयोडीन की कमी से घेघा या गलगंड रोग होता है, और तीसरा है विटामिन ए की कमी के कारण रिकेट्स होता है। तो देखिए तीसरा तो पहले ही काट दिया, विटामिन ए की कमी से रिकेट्स नहीं होता है, बल्कि ये विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है, ऑप्शन में दिया गया है केवल 1, केवल 2, केवल 3 या फिर इनमें से कोई नहीं सत्य पूछा गया है। ठीक है, तो सही क्या होगा इसमें? सिर्फ बी, सिर्फ बी वाला सही है। विटामिन सी की कमी से दृष्टि की हानि नहीं होती है, वो विटामिन ए की कमी से दृष्टि की हानि हो सकती है। सिर्फ यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, सारा विटामिन जितने भी होते हैं सबका साइंटिफिक नेम, ठीक है, उनका सोर्स क्या है और उनकी कमी से होने वाले रोग। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा, विटामिन ए, बी, सी, डी, के सब। ठीक है, इसके अलावा आप कैल्शियम, आयोडीन और आयरन के बारे में भी याद कर लीजिएगा कि जैसे कैल्शियम क्या है, इसकी कमी से हड्डी और ये दांतों का क्षय होता है। ठीक है, हड्डियां कमज़ोर होती हैं। आयोडीन की कमी से आपका घेघा गलगंड रोग होता है। आयरन की कमी से एनीमिया होता है, जिसके कारण वीकनेस वगैरह होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग याद कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 से 2 सवाल हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं।
फिर आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को संतुलित करने का कार्य करते हैं? पौधे जानवर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है पौधे और जानवर दोनों वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को संतुलित करने का काम पौधे जानवर दोनों कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि अगर हमारे आसपास वायु की उपलब्धता नहीं है तो इनमें से कौन इसके परिणाम स्वरूप अपघटित नहीं हो सकता है? ठीक है, तो दहन, श्वसन, पानी का उबलना, प्रकाश संश्लेषण और वाष्पीकरण। अगर वायु की उपलब्धता नहीं है तो कौन सा इनमें से नहीं होगा? ऑप्शन ए में दिया गया है 1 2 4 5, बी में 1 2 3 5, सी में सभी और डी में 2 3 4 5। तो इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इनमें से कुछ नहीं होगा। अगर वायु की उपलब्धता नहीं होगी, दहन नहीं हो सकता है, सांस नहीं ले सकते हैं, पानी भी नहीं उबल सकता है, प्रकाश संश्लेषण वैसे भी नहीं होगा और वाष्पीकरण भी नहीं होगा। तो इनमें से कोई भी क्रिया वायु की उपलब्धता अगर न हो तो नहीं होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, हमारे शरीर में निम्नलिखित में से कौन पोषक तत्वों का महत्वपूर्ण हिस्सा है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन। तो इसमें देखिए राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। ये सभी जो हैं ये पोषक तत्वों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन ये सभी हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण है। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि पौधे का कौन सा भाग उनकी खाद्य फैक्ट्री कहलाता है? खाद्य फैक्ट्री किसको कहते हैं? पत्ती, जड़ें, तना या पुष्प? खाद्य फैक्ट्री कौन कहलाता है? ये पत्तियां कहलाती हैं। पत्तियां हैं फूड फैक्ट्री। आगे बढ़ते, पौधों के निम्नलिखित में से किस भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है? दिया गया है तना, पुष्प, जड़ें और पत्तियां। तो देखिए पत्तियों के अलावा प्रकाश संश्लेषण जो है पौधे के अन्य हरे भागों में भी होता है। तो देखिए पत्तियों में तो होगा। ठीक है, इसके बारे में देखिए, जैसे हरे तने हो गए, हरी शाखाएं हो गई, इन सब में प्रकाश संश्लेषण होगा। वही रेगिस्तानी पौधों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा पानी के नुकसान को कम करने के लिए स्केल या स्पाइन जैसे कांटेदार जैसी पत्तियां होती हैं। इन पौधों में हरे रंग के तने होते हैं जो कि प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, आपका तने और पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आपको सही कथन पहचानना है। दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा शैवाल भी अपना भोजन तैयार कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं पौधे। ठीक है, सही कथन कौन सा है? तो सही कथन यहाँ पर दोनों हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि देखिए तालाब में या फिर स्थिर जल जहाँ पे भी होता है वहाँ पे हरे रंग का पैच दिखता है। ठीक है, तो ये पैच जो है ये आमतौर पर शैवाल नामक जो जीव होता है उनकी वृद्धि से बनता है। इसमें क्लोरोफिल होता है जो कि उनको हरा रंग देता है। जो शैवाल देखते हैं, जो वाटर बॉडी जिसमें पैचेस जो पड़े रहते हैं हरे रंग के, उसमें क्या होता है, वो क्लोरोफिल होता है इनमें जो उनको हरा रंग देता है। तो इसलिए प्रकाश संश्लेषण के द्वारा शैवाल भी अपना भोजन तैयार कर सकते हैं और पौधे क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। दोनों स्टेटमेंट सही। अब दिया गया है कि कौन सा गलत है ये बताना है। ऑप्शन ए है कि हरे रंग की पत्तियों के अलावा अन्य पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है। दूसरा, पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की घटना को ये इंगित करती है। ठीक है, ऑप्शन ए है केवल एक, फिर केवल दो, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसके बारे में अगर देखें तो पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को पूरा करने के बाद कार्बोहाइड्रेट बाद में स्टार्च में परिवर्तित हो जाता है। सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है। बाद में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो स्टार्च में परिवर्तित हो जाता है और पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण की घटना को इंगित करती है। ठीक है, और स्टार्च की अगर बात करें तो ये कार्बोहाइड्रेट का ही टाइप है। इसके बाद हरे रंग की पत्तियों के अलावा भी अन्य पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है। ठीक है, जिसमें लाल, भूरे या अन्य रंजक पत्तियों में बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे कौन सा गलत है, तो इनमें कोई नहीं गलत है। ये भी सही है कि हरे रंग की पत्तियों के अलावा अन्य पत्तियों में भी क्लोरोफिल हो सकता है और दूसरा स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण की घटना को इंगित करती है। फिर आपको कथनों पर विचार करना है। पहले दिया गया है कि
पौधे हवा में उपलब्ध गैसीय रूप में नाइट्रोजन को अवशोषित करने की क्षमता होती है। पौधों में गैसीय रूप में नाइट्रोजन को अवशोषित करने की क्षमता होती है। और दूसरा, पौधे अपनी वृद्धि के लिए पौधों की वृद्धि के लिए शायद ही नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। कौन सा सही है? तो इनमें देखिए कोई नहीं सही है। अब इसके बारे में एक्सप्लेनेशन सुनिए कि नाइट्रोजन जो है वो हवा में गैसीय मात्रा में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है, गैसीय रूप में वायुमंडल में, लेकिन पौधे नाइट्रोजन के इस रूप को अवशोषित नहीं कर पाते हैं। यानी पौधे जो है वो गैसीय रूप में नाइट्रोजन नहीं लेते हैं। तो देखिए, मिट्टी में कुछ जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को एक उपयोगी रूप में परिवर्तित कर देते हैं और मिट्टी में इनको छोड़ देते हैं। फिर क्या होता है कि ये घुलनशील रूप पौधों के द्वारा पानी के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। तो यानी वायुमंडल में जो गैसीय रूप में नाइट्रोजन होता है उसको कुछ जीवाणुओं के द्वारा मिट्टी में घोल दिया जाता है और इस घुलनशील रूप को मिट्टी में घुलनशील रूप को पौधे अवशोषित करते हैं, ना कि गैसीय रूप को। ठीक है। इसके अलावा नाइट्रोजन जो है ये पौधों की वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक होता है। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि खेतों वगैरह में किसान जो है वो नाइट्रोजन वाले उर्वरक को यूज़ करते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दिया गया है कि सभी पौधों में पर्णहरित और या क्लोरोफिल होता है। दूसरा, सभी पौधे स्वपोषी या ऑटोट्रॉफ होते हैं। तीसरा, सभी पौधे स्वयं के भोजन को संश्लेषित कर सकते हैं। दिया गया है कि कौन सा गलत है। ठीक है। इसमें राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा तीनों का तीनों गलत है। मैंने बताया था अगर एक्सट्रीम वर्ड आए जैसे सभी, केवल, प्रत्येक, तो पीसीएस एग्जाम में मोस्टली ये गलत होते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी सुन लीजिए। ये तो बस तुक्का मारने की ट्रिक है कि अगर आपको कुछ नहीं आता है तब एक्सट्रीम वर्ड देख के आप उसको गलत समझ सकते हैं। इसके बारे में देखिए, बहुत ही बेसिक है कि सभी पौधों में पर्णहरित या क्लोरोफिल होता है, ये गलत है। सभी पौधे में नहीं होता है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, तो वो अपना भोजन भी खुद संश्लेषित नहीं कर पाएंगे। ये मनुष्य और जानवरों की तरह ऐसे पौधे अन्य पौधों द्वारा उत्पादित भोजन पर निर्भर रहते हैं। ठीक है। और ऐसे पौधों को जो दूसरे पौधों पर निर्भर रहते हैं वे पोषण के परपोषी या फिर हेट्रोट्रॉफिक प्रकार का यूज़ करते हैं। ये ऑटोट्रॉफ नहीं होते। ठीक है। तो इस तरीके से सभी पौधे कहना गलत है। कुछ पौधे अलग टाइप के वो परपोषी होते हैं। ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि आपको मिलान करना है। पौधा दिया हुआ है, प्रकार दिया हुआ है। पौधे में दिया है कवक, कस्कूटा या अमरबेल, घटपर्डी, और प्रकार में दिया है कीटभक्षी, परजीवी, मृतोपजीवी। आपको मिलान करना है। क्या होगा? कवक क्या है? कवक है आपका मृतोपजीवी। वहीं अमरबेल क्या है? ये परजीवी है, ये दूसरे पौधों पर निर्भर करता है। और घटपर्डी पौधा क्या है? एक प्रकार का कीटभक्षी पौधा है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला पूछा गया है आपसे कि मृतोपजीवी क्या है। मृतोपजीवी क्या है? वे जो दूसरे जीवों के शरीर में रहकर जीवित रहते हैं, या फिर वे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, या दूसरों द्वारा तैयार किए गए भोजन पर निर्भर रहते हैं, या फिर वे क्षयकारी पदार्थ से पोषण ग्रहण करते हैं। तो कौन सा सही है यहाँ पर? यहाँ पर सही है ऑप्शन डी। मृतोपजीवी वो होते हैं जो क्षयकारी पदार्थ से पोषण ग्रहण करते हैं। मृतोपजीवी को देखिए सेप्रोट्रॉप्स भी कहा जाता है। ठीक है। ये क्या करते हैं कि मृत और सड़न वाले पदार्थ पर पाचक रसों का स्राव करते हैं, जिससे वो सड़े हुए पदार्थ को एक घोल में बदलते हैं और उस घोल से ये पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है। पोषण की यह विधा जिसमें जीव मृत और क्षयकारी पदार्थ से पोषक तत्वों को ग्रहण करता है उसको मृतोपजीविता या फिर सेफ्रोट्रोफिक पोषण कहा जाता है। ठीक है। और ऐसे मतलब पौधों को जो ये इस सेप्रोट्रोफिक मोड का उपयोग करते हैं इनको मृतोपजीवी या फिर सेप्रोट्रोफ कहा जाता है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। दिया गया है कि इनमें से कौन सा सही है। पहले तो कवक परजीवी होते हैं। दूसरा, कवक हमेशा पौधे के लिए हानिकारक होते हैं। फिर हमेशा आया। ठीक है। तो इनमें कौन सा सही है ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है कोई नहीं। तो स्पष्टीकरण इसका सुनिए कि खमीर और मशरूम जैसे कई कवक होते हैं जो कि उपयोगी होते हैं। ठीक है। और उसी तरह कुछ कवक होते हैं जो पौधे, जानवरों की और मनुष्यों में बीमारियों का कारण बनते हैं। और कुछ कवक ऐसे भी होते हैं जिनका हम दवाओं में भी उपयोग करते हैं। इस तरीके से हम ये नहीं कह सकते कि कवक हमेशा पौधे के लिए हानिकारक होते हैं। ये कुछ सिचुएशन में लाभदायक भी हो सकते हैं और हानिकारक भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। दूसरा,
कवक के पोषण की अगर बात करें तो इनकी अलग विधा है। उनका वही मृतोपजीवी वाला काम है कि ये क्या करते हैं, सड़े हुए या मृत पदार्थों पर पाचक रस स्राव करेंगे, फिर उनको घोल में बदलेंगे, फिर उस घोल से लेंगे पोषक तत्व, ठीक है, जिसको कहते हैं हम सेप्रोट्रोफिक पोषण या फिर मृतोपजीविता, ठीक है। तो ये परजीवी नहीं होते हैं, ये मृतोपजीवी होते हैं। तो इसमें कोई नहीं सही है, सब गलत है। अब आगे बढ़ते हैं, लाइकेन के बारे में देखिए। लाइकेन इनमें से किसके बीच का सहजीवी संबंध है, ठीक है, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप पूछा गया है। तो इसमें दिया गया है बैक्टीरिया शैवाल, फिर कवक शैवाल, वायरस बैक्टीरिया या फिर कवक बैक्टीरिया। तो राइट आंसर क्या है, लाइकेन जो है ये कवक शैवाल के बीच एक सहजीवी संबंध है, ठीक है। तो लाइकेन की अगर बात करें तो लाइकेन नामक जीवों में क्लोरोफिल युक्त साथी जो कि शैवाल है और कवक ये एक साथ रहते हैं। लाइकेन में कवक और शैवाल एक साथ रहते हैं। कवक जो है शैवाल को आश्रय, पानी और खनिज प्रदान करता है, बदले में शैवाल जो है भोजन प्रदान करता है जो कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा तैयार करता है, ठीक है। तो याद रखिएगा लाइकेन में कवक और शैवाल। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है हमारा कि उर्वरकों, खादों आदि के माध्यम से पौधों को कौन पोषक तत्व कृत्रिम रूप से दिए जा सकते हैं, ठीक है। पौधों को कौन से पोषक तत्व कृत्रिम रूप से दिए जाते हैं, बहुत अच्छा सवाल है। फास्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। इसकी अगर देखिए बात करें तो देखिए सबसे पहले नाइट्रोजन जो है ये हवा में गैसीय रूप में ये उपलब्ध होती है, लेकिन गैसीय रूप को तो पौधे ग्रहण नहीं कर पाते। तो इसमें क्या होता है कि एक राइबोजियम नामक जीवाणु होता है, नाइट्रोजन के बारे में सुन रहे हैं हम लोग, इसमें होता है एक राइबोजियम नामक जीवाणु, राइजोबियम। ये क्या करता है कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ले सकता है और इसको घुलनशील रूप में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। लेकिन राइबोजियम क्या है, राइजोबियम, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकता, ठीक है। ये चना, मटर, मूंग और अन्य फलियों की जड़ों में रहता है और उनको नाइट्रोजन प्रदान करता है। यही कारण होता है कि जो दालें होती हैं ये फलीनुमा पौधों से, अधिकतर दालें फलीनुमा पौधों से प्राप्त की जा सकती हैं। तो ये हो गया नाइट्रोजन के बारे में। इसका राइट आंसर है एक सेकेंड, इसके बारे में देख लीजिए। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी, 1, 2 और 3 कृत्रिम रूप से हम दे सकते हैं पौधों को फास्फोरस, पोटेशियम और नाइट्रोजन, ये उर्वरक के रूप में, ठीक है। उर्वरक के रूप में फास्फोरस, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, NPK आपने सुना होगा, ठीक है। इसके अलावा ये कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड इसको नहीं दे सकते। अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि कौन सा कथन सत्य है। इसके बारे में देखिए, जब मैं पढ़ा रही थी मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ये आप लोग इजीली कर लेंगे। कौन सा कथन सत्य है, पहले तो पौधों को अघुलनशील रूप में नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। वो घुलनशील रूप में नाइट्रोजन को कंज्यूम करते हैं। फिर है राइजोबियम नामक जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ले सकता है और इसको घुलनशील रूप में परिवर्तित कर सकता है, बिल्कुल सही बात है। फिर तीसरा क्या है, नाइट्रोजन किसानों को उस मिट्टी में नाइट्रोजन उर्वरक डालने की आवश्यकता नहीं होती है जिसमें फलीदार पौधे उगाए जाते हैं। इसका कारण क्या है, क्योंकि फलीदार पौधे जैसे चना, मटर वगैरह हो गया, इनकी जड़ों में रहता है राइजोबियम जो कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को खुद ही अवशोषित कर लेता है, ठीक है, और पौधों को नाइट्रोजन प्रदान करता है। इसलिए फलीदार पौधों में नाइट्रोजन उर्वरक डालने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसलिए यहाँ पर स्टेटमेंट दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये हो गए आपके 20 सवाल। तो आपने कितने आउट ऑफ 20 स्कोर किए कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बस ऐसे ही पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।